नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने संगम युग से इनके साहित्य और राज्य शासन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना था कि भाई इनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब जो हम जानेंगे वो संगम युग का अगला पार्ट है। इसमें हम जानेंगे संगम युग से संबंधित वर्ण व्यवस्था, प्रमुख व्यापार, प्रमुख बंदरगाहें, ठीक है, प्रमुख नगरों के बारे में हम उनके बारे में जानेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रमुख वाक्य हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं संगम युग। तो संगम युग में क्या है कि इसमें अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, वर्ण और जाति व्यवस्था की बात करें, तो संगम युग जो था उसमें जो समाज था वो 5 वर्गों में बटा हुआ था। क्या संगम युग का जो समाज था वो 5 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ग थे उनके बारे में जानते हैं। ब्राह्मण, जिनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ब्राह्मण थे। दूसरे नंबर पर अरसर यानी शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग, राज्य के शासकों के उच्च अधिकारी। उसके बाद में संगम युग में जो नाम आता है वैनिनिगर यानी वणिक वर्ग, व्यापारी, श्रेणिक, निगम, उग। इनके अलग अलग शासनों के समय में, शासकों के समय में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। संगम युग में इन्हें वैनिगर के नाम से जाना गया। वेल्लाल, ये क्या थे? बड़े कृषक, यानी जिनके पास में बहुत ज्यादा भूभाग थे, बहुत ज्यादा कृषि के लिए खेती थी, तो बड़े कृषक कहलाते थे। वेल्लार, देखो वेललाल और वेललार, ये क्या थे? मजदूर कृषक थे। मजदूर कृषक थे जो खेतियों में मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करते थे। तो कुल मिला के संगम युग में समाज 5 वर्गों में था और वो वर्ग किन किन नामों से जाने जाते थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। तमिल ग्रंथ, इन चीजों की जो जानकारी है वो हमें संगम साहित्य के अंतर्गत 3 शासक राजवंश हुए थे, चेर, चोल और पांड्य। तो संगम युग उन तीनों के समय से ही मिलकर बना है, तीनों के से। तो उनके बारे में भी हम बीच बीच में बातें करेंगे कि तीनों शासकों के या राजवंशों के बीच में किन किन नामों से समाज को जाना जाता था या फिर किन किन नामों से वहां पर तरह तरह के जो नाम थे, समाज में जो वर्ग बटे हुए उनको किन नामों से जाना जाता, उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो तमिल ग्रंथ यानी संगम साहित्य में पुरनानूरू, इसमें क्या है? चोल सैनिकों, देखो राज्य आ गया चोल, चोल सैनिकों में इसी वर्ग को, चोल सैनिकों में इसी वर्ग को किस नाम से जाना गया? अरसु और बैल। भाई समाज जो 5 भागों में बटा संगम साहित्य में, संगम साहित्य में जो 5 भागों में बटा, तो तीनों राजवंशों को, तीनों राजवंशों के अंतर्गत समाज 5 भागों में था। उनमें से कुछ भाग यानी कि चोल राज्य में इसी वर्ग यानी सैनिकों में इसी वर्ग को अरसु और वैल के नाम से जाना जाता था। लेकिन पांड्य राज्यों में, पांड्य सेना में इसे किस नाम से जाना गया? कविदी। पांड्यों में कविदी नाम से इन्हें जाना गया। ज्यादातर ये कौन थे? ये वेलार के अंतर्गत आते थे, वेलार के अंतर्गत आते थे। इन्हें सैनिकों में भी लिया जाता था, कृषकों में भी, अरदासों के रूप में भी ये कार्य करते थे। वेलार, वेलार का जो मुखिया था उसको किस नाम से जाना जाता? संगम साहित्य में वेलारी। क्या? वेलार के मुखिया को वेलारी नाम से भी जाना जाता था। और संगम साहित्य में दास प्रथा नहीं थी। संगम साहित्य में हमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता
जिससे ये प्रमाणित होता हो कि भाई वहां पर दास प्रथा थी। तो इसलिए दास प्रथा नहीं थी। निचले वर्ग के लोगों को, नीचे संगम साहित्य में या संगम युग में नीचे के वर्ग, भाई समाज 5 भागों में था, इनमें ज्यादातर जो नीचे के वर्ग थे वो लोग क्या थे, वेलार। इनमें क्या कहते थे इन लोगों को, और जो इनसे नीचे के वर्ग के लोग थे उनसे क्या थे, कडेशियर कहा जाता था उन लोगों को। और जो खेत में मजदूरी करते थे ना, खेत मजदूर को, और पशु खाल चरमकार, यानी पशुओं की खाल उतार कर जो जीवन व्यापार यापन करते थे, ठीक है ना, खेत में मजदूरी कर कर और पशुओं की खाल को उतार कर, जो यानी कि खाल उतारकर चमड़े से जो भी कार्य करते थे, जो भी वस्तुएं बनाते थे, उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, उनको क्या कहते थे, संगम युग में पेरियार। संगम युग में उन लोगों को पेरियार कहा जाता था। संगम युग में हमें शिकारी की जातियों के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उस समय संगम युग में शिकारियों की जातियां थी। तो वो किन नामों से जानी जाती थी, शिकारियों की जाति को क्या कहते थे, एनियार बादको। एनियार बादको को शिकारियों की जाति के नाम से जाना जाता था संगम युग में। इसमें लूटपाट मुख्य पेशा। कुछ जाति ऐसी थी संगम युग में जिनका जो व्यापार था, जिनका जो पेशा था, जो उनका दिनचर्या का कार्य था, वो लूटपाट करना था। और वो किन नाम से जाना जाता था संगम युग में, मलबार और कलबार। ये दो हैं जो कि लूटपाट के लिए संगम युग में मशहूर थे, प्रसिद्ध थे, प्रमुख थे। तो ये उनके जातियां हैं। यहां से हमें संगम साहित्य में, संगम युग में जो यमन लोग, क्योंकि यमन संगम साहित्य का ज्यादातर जो इतिहास है वो रोमन, यमन, मिस्र, उनसे व्यापार संबंध बहुत ज्यादा था। तो यमन लोग जो हैं वो हमारे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में आके बसे थे। उस स्थान को क्या कहते थे जहां पर ये यमन लोग बसे थे, मरुवर। उस स्थान को मरुवर कहते थे जहां पर यवन लोग रहते थे। यवन लोग व्यापारी थे तो समुद्र के दक्षिण में यानी साउथ इंडिया में इनकी बस्तियां भी पाई गई हैं। उनके बारे में आगे कभी विस्तार से बातें करेंगे। अभी उनके स्थान के बारे में जानते हैं कि उनके स्थान को क्या बोला जाता था। तो मेरुवर, इनके अब विवाह की बात करते हैं संगम युग में। तो ये जो हो गई है जाति और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले समाज की, और वहां पर लोग जो बाहर के लोग रहते थे उस स्थान को क्या कहते थे, और समाज के लोगों को क्या कहा जाता था, ये उनकी बातें। विवाह की बातें करें तो तोल्काप्पियम में हमें 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं जो कि संगम साहित्य है। संगम साहित्य, इसमें क्या हमें मिलता है, भाई विवाह की बात चल रही है कि एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था। संगम साहित्य संगम युग में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था। दूसरा का, इसमें जो महत्वपूर्ण वाक्य, प्रेम विवाह को पंचती अणे कहा जाता था। क्या, पंचती अणे कहा जाता था। और एक पक्षीय प्रेम को, यानी एक तरफा प्यार करने वाले को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को एक तरफा, चाहे सामने वाला व्यक्ति प्यार करे या ना करे, लेकिन जो एक तरफ से प्यार करते, जो अपनी तरफ से करते थे, उसको क्या कहते थे, केकी कणे कहते थे। और अनुचित प्रेम को पेरुनी अणे, क्या, अनुचित प्रेम, जिसका कोई पक्ष ही ना लेता हो, जो अनुचित हो, जिसके लिए समाज या घर परिवार भी ना माने, उस विवाह को अनुचित विवाह कहते थे और उसको पेरुनी अणे कहते थे। स्त्रियों की जो स्थिति थी संगम युग में बड़ी दयनीय थी, शोचनीय थी। पितृसत्तात्मक सत्ता का प्रचलन था। और यहां पर यानी कि ये समझ लो, स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी।
वो सिर्फ एक काम स्वच्छता से कर सकते थे, वो था सती प्रथा। ये उसे अपनी इच्छा अनुसार कर सकते थे, बाकी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने आप संगम युग में अपने आप की पहचान बनाई। वो स्त्रियां कौन सी हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थी उनमें क्या थे, ओवेवर ओवेयर सॉरी ओवेयर और नच्चेलियर, ये प्रमुख स्त्रियां थी जिन्होंने अपने आप को वहां पर इस काबिल बनाया, इस तरह मजबूत किया कि वो मशहूर हो गई। किस कारण? क्योंकि ये प्रमुख कवियत्री थी, क्योंकि ये कवि थी। केवल ये दो नाम हैं जो प्रमुख थी, जो कवियत्री थी। और समाज में, संगम युग के समाज में गणिकाओं और नर्तकियां भी स्त्रियां थी, जो क्या करती थी, वेश्यावृत्ति कर कर अपना जीवन यापन करती थी। भाई गणिकाओं का नाम भी आता है, जबकि गणिकाओं का बहुत सारी जगह पे जो नाम आया है इतिहास में, वो गुप्तचरों के रूप में भी आया है। और जो नर्तकियां हैं वो वही नाच गाना करके, वेश्यावृत्ति करके, ठीक है ना, अपना जीवन यापन करती थी। वाद्य यंत्रों की बात करें तो उस समय संगम युग में खेल कूद के बहुत सारे, घुड़सवारी, रथ सवारी, ठीक है, तीरंदाजी, भाला फेंक, बहुत से ऐसे खेल कूद थे, ऐसे बहुत से मनोरंजन के भी साधन थे। उन साधनों में कुछ महत्वपूर्ण नाम हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नाम थे जो ज्यादा संगम युग में मशहूर थे। वो कौन से? याल, यह एक तरह का वाद्य यंत्र था, याल। और दूसरा पेरियाल, तीसरा फलाइयाल, और चौथा सैनगोटिक पाल। ये क्या थे? वाद्य यंत्र थे, बजाने वाले यंत्र थे संगम युग के अंतर्गत। तो ये ऐसे यंत्र थे जिनका नाम बहुत ज्यादा प्रमुख था, जो कि उस समय के संगम युग के जो मनुष्य थे वो इन्हें इन नामों से पुकारते थे। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें संगम साहित्य के अंतर्गत, संगम युग के अंतर्गत, इसमें क्या थी कि संगम युग में मुरुगन, शिव, बलराम, कृष्ण, यहाँ के संगम युग के जो मनुष्य थे, मानव थे, जो समाज के रहने वाले थे, वो मुरुगन, शिव, बलराम और कृष्ण की उपासना करते थे। मुरुगन थे वो साउथ इंडिया समझ लीजिए, या तमिल, या फिर संगम युग में सबसे मशहूर थे, प्रमुख देवता मुरुगन ही थे। इनको किन नामों से जाना जाता था? सुब्रमण्यम, इनका दूसरा नाम सुब्रमण्यम के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, और स्कंद कार्तिकेय को वेलन नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ये जो मुरुगन है इनको सुब्रमण्यम, स्कंद, कार्तिकेय और वेलन नाम से भी इन्हें जाना जाता था। जो किसान लोग थे, छोटे लोग जो किसान लोग थे, वो मुरुडम यानी दूसरे देवता इंद्र देवता की ये लोग पूजा करते थे। और पुहार के वार्षिक उत्सव पर, पुहार एक बंदरगाह भी था और व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था, तो वार्षिक उत्सव होता है, उसमें क्या विजय की देवी थी कोररले विजय की देवी थी। संगम युग में इनकी भी पूजा होती थी। और मणिमोखले में जो कि संगम साहित्य का ग्रंथ है, संगम युग के अंतर्गत क्या ये जानकारी देते हैं मणिमोखले कि शिव धर्म को कपालिक और बौद्ध धर्म का उल्लेख, यानी कि उस समय संगम युग में भी मणिमोखले शिव धर्म को कपालिक और बौद्ध धर्म का उल्लेख करते हैं। ये मणिमोखले से हमें जानकारी मिलती है। मरियम्मा ये क्या थे? परशुराम जी की माता थी। मरियम्मा ये परशुराम जी की माता थी, और इनकी महत्वपूर्ण इनकी विशेषता क्या थी? जो प्रमुख विशेषता थी वो ये चेचक से संबंधित थी, और इनको शीतला माता के नाम से भी जाना जाता था। ये
मरियम्मा परशुराम की माता थी। ये चेचक से संबंधित थी और शीतला माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो ये जो है शीतला माता और चेचक, ये हिंदी वाक्य है, लेकिन साउथ में संगम युग में इन्हें असली क्या नाम था, तो मरियम्मा, ये संबंधित थी। ये चीजें पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती हैं। येलम्मा क्या थी, ये सीमा की देवी थी। हम धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं संगम युग की, तो येलम्मा जो थी ये सीमा की देवी थी। और संगम युग के मंदिरों की अगर हम बात करें तो संगम युग में जो मंदिर थे वो नागर, कोलई, कोटम, पुरई और देवालय। संगम युग के अंतर्गत मंदिरों को भी नागर, कोइल, कोटम, पुराई और देवालय के नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था या कहा जाता था। वन देवी को कुड्डू रेकर डाबलू, वन देवी को संगम युग में कुड्डू रेकर डाबलू, और इनकी जो समीक्षा की जाती थी, जो इनकी तुलना की जाती थी, वो दुर्गा से की जाती थी। संगम युग में चेर राज्य में, अब हम बात करते हैं संगम युग के ही अंतर्गत चेर राज्य की। तो चेर राज्य में क्या होता था, कटहल, काली मिर्च और हल्दी, ये यहाँ की प्रमुख एक तरीके से फसलें मान लीजिए, जो कि व्यापार के लिए भी थी। काली मिर्च को तो यवन प्रिय, क्योंकि रोम के लोगों को यह बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए इसे यवन प्रिय भी इसका नाम बोला जाता है। ये थे चेर राज्य के अंतर्गत। अब चोल राज्य में क्या था, चावल। चोल राज्य में जो प्रमुख चीज थी फसल, वो थी चावल। और दक्षिण भारत में यानी चोलों से भी थोड़े से आगे अगर हम बात करें तो रागी, गन्ना, गरम मसाला, धान, कपास होती थी। ये प्रमुख फसलें हैं जो कि संगम युग के अंतर्गत होती थी। व्यापार और वाणिज्य की हम बात करते हैं संगम युग की, तो व्यापार क्या था, ज्यादातर व्यापार की जो जानकारी मिलती है वो 4वीं सदी ईसा पूर्व में मिलती है। इसकी जानकारी भी हमें 4वीं सदी ईसा पूर्व यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यापार होता था, जिसे दक्षिणापथ के नाम से भी जाना जाता था। और बुद्ध ग्रंथ भी हमें इन चीजों की जानकारी देते हैं कि बुद्ध ग्रंथ क्या कहता है, गंगा और गोदावरी की घाटी से जो मार्ग जाता था उसे दक्षिणापथ कहते थे, जो कि मैं अभी बता भी रहा था आपको। उत्तर से दक्षिण में जो व्यापार होता था, उत्तर से दक्षिण भारत में जो व्यापार होते थे वो किस चीज के लिए होते थे, मोती, रतन, स्वर्ण और वस्त्रों के लिए। ये वस्त्रों के लिए व्यापार होते थे। सूती वस्त्र जो सबसे ज्यादा मशहूर था, जो सूती वस्त्र सबसे ज्यादा उद्योग था और अच्छे किस्म का था, उत्तम किस्म का था, वो उरेयूर, जो कि एक बंदरगाह भी था। और उत्तर भारत में क्या होता था, काले चमकीले मृत भांड होते थे। ये तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र होते थे, लेकिन उस समय उत्तर भारत में भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, भाई वो साउथ था, इधर हमारा उत्तर भारत था, तो उत्तर भारत में काले चमकीले मृत भांड भी होते थे। ये उसी के समकालीन है, इसलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दी है। पेरिपल्स ऑफ द एथियन सी में क्या है, ये हमें जो जानकारी देते हैं इसके अनुसार ये क्या जानकारी देते हैं, भाई इनके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, इनके लेखकों के बारे में हमें इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता। साउथ इंडिया में अगर हम बात करें संगम युग की या दक्षिण भारत की, तो हमें पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी से हमें दक्षिण भारत के इतिहास को जानने की बहुत ज्यादा मदद इसी से मिलती है। तो हम इसकी बात करते हैं, इसने हमें जो जानकारी दी है इसके अनुसार टिडिस, मुजरिस, नेलसिडा और नोरा, ये क्या थे, पश्चिमी तट के बंदरगाह। ये पेपरों में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे साथियों, इस पर थोड़ा ज्यादा
गौर देना कि बंदरगाहों से संबंधित सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये समझ लो। इसकी जानकारी हमें पेरिपल्स देता है। कौन कौन से बंदरगाह थे, तो टिंडिस, मुजरिस, नेरसिडा और नोरा, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। क्या? उस समय संगम युग के पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। अब इन्हें चाहे तो आप तीनों युग से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये पश्चिम तट के हैं। बात करते हैं चोल राज्य में। चोल राज्य में पुहार यानी कावेरी पट्टनम, चोल राज्य में जो बंदरगाह था पुहार था, जो कि कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। ओरियूर जो था वो चोल राज्य में, और क्या था? ओरियूर। पुहार और ओरियूर ये चोल राज्य से संबंधित बंदरगाह हैं। और चेर राज्य में से क्या है? वज्जी, मूसरी, तोंडी, ये चेर राज्य के प्रमुख बंदरगाह हैं। भाई मेरे प्यारे साथी, यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। पेरिपल्स दो पश्चिमी तट के बंदरगाहों के बारे में बताता है, लेकिन देखो चोल राज्य में जो बंदरगाह थे पुहार, ओरियू, और चेर राज्य में वज्जी, मूसरी और तोंडी, ये बंदरगाह, इनके बारे में आप अच्छी तरह समझ लेना। और पांड्य राज्य, अब देखो संगम युग के तीनों ही राजवंश आ गए। कोरकाय, सालीयूर, ये पांड्य राज्य के प्रमुख बंदरगाह थे। और अन्य, अगर किसी बंदरगाह की बात करें तो अन्य में हम एक नाम और जोड़ सकते हैं, पोडुका का नाम हम इसमें जोड़ सकते हैं। बातें करते हैं, व्यापार और वाणिज्य की बात चल रही है, क्योंकि ये जो बंदरगाह के नाम इसलिए आए हैं क्योंकि ज्यादातर संगम युग में व्यापार इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से ही होता था। ठीक है, इसलिए मैंने वो सारे बंदरगाहों के नाम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। इसके बाद में इसमें और क्या जानकारी हमें मिलती है, वो मिलती है कोरकई में। ये जो कोरके पांड्य राज्य के अंतर्गत एक जगह है जिसमें क्या है, निदित अपराधी, ये अपराधी हैं। तो ये क्या करते थे, पांड्य राज्य में मोती निकालने का कार्य करते थे। मोती निकालने के लिए कौन सी चीज सबसे मशहूर हो गई, तो कोरके मोतियों के लिए एक तो मशहूर जगह हो गई। और हमें यह पता पड़ गई, ये मालूम चलती है यहां से कि यहां से जो अपराधी थे, निदित अपराधी, जो प्रतिदिन के अपराधी थे, वो यहां से मोती निकालने का कार्य करते थे। टोंडी, मूसरी और पुहार, ये पांड्य राज्य के मशहूर, यानी ये क्या थे, ये मशहूर बंदरगाह थे, व्यापार थे। यहां से हमें क्या मिलता है, देखो टोंडी, मूसरी और पुहार, इनसे हमें, क्योंकि भारत का व्यापार ज्यादातर यवन, रोम, मिस्र, बहुत सारे देशों से था, तो इसलिए ये क्या जानकारी थी, यवन लोग, ये अरिका मांडू के नजदीक में जगह पड़ती है, अरिका मांडू के नजदीक में जगह है, तो वहां पर यवन लोगों के रहने की जो बस्तियां हैं वो हमें यहां से मिलती हैं। अब हमें यवनों के रहने के बारे में जानकारी मिल गई। कोरकई जो मैंने अभी बताया मोतियों के लिए मशहूर था, मोतियां यहां से होते थे। और संगम राज्य में जो व्यापार जो था, बातें करते हैं व्यापार संगम युग का किन किन देशों से था, तो किन से था, रोम, मिस्र, अरब, चीन, मालदीव। और इसकी जानकारी हमें कौन देता है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, ये हमें जानकारी देता है। तो व्यापार के बारे में पता चली, संगम राज्य में जो संगम युग में व्यापार होते थे वो किससे, रोम, मिस्र, अरब, चीन, मालदीव से। मुजरिस में हमें क्या मिलता है, आगस्टक का मंदिर मिलता है, जो कि रोम सम्राट थे, उन्होंने यहां पर मंदिर बनाया आगस्टक, जिसमें क्या है, ये चीज कहां पे मिलता है, अरिका मांडू के निकट, यानी पुद्दुचेरी के निकट में है। ये मुजरिस में रोमन सम्राट आगस्टस ने एक मंदिर बनवाया, यह हमें संगम युग में मिलता है। जगह कहां पर है, अरिका मांडू के नजदीक पुद्दुचेरी,
यहां से हमें क्या मिलता है, अरिकामांडू से हमें बहुत सारे ऐसे इतिहास जानने की चीजें मिली हैं कि हमारा व्यापार किन किन से होता था और व्यापार में क्या चीजें हम आयात करते थे और क्या चीजें निर्यात करते थे, उनके बारे में जानते हैं। तो क्या रोमन दीपक के टुकड़े अरिकामांडू से मिले हैं, कांच के टुकड़े, बर्तन बनाने के मनके, ठीक है, ये हमें जो चीजें मिली वो अरिकामांडू से मिली हैं, जो कि रोम के शासन से व्यापार की हमें जानकारी देते हैं। तमिल साहित्य में इनको क्या है, कासुपोन वेनपोन, ये सिक्के हैं। तमिल साहित्य में हमें सिक्कों के नाम मिलते हैं, कौन कौन से, कासुपोन वेनपोन, ये तमिल साहित्य में रोमन सिक्के हैं जो कि हमें वहां से मिलते हैं। और आहत सिक्के भी हमें यहां से मिलते हैं। अरिकामांडू से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एक हस्त कुठार भी साउथ करिपक्कम और अरिकामांडू के ही नजदीक से मिला है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये ऑगस्टस जो थे वे टेविरियस ऑगस्टस और टेविरियस के जो हैं क्या करते थे, मोहर वाले सिक्के भी हमें यहां से मिले हैं। भाई ये दो रोमन सम्राट हैं, जान लेना, मोहर वाले सिक्के इनके मिलते हैं हमें संगम युग से। और नीरो के सोने और चांदी के सिक्के मिलते हैं, नीरो के सोने और चांदी के सिक्के हमें मिलते हैं। तो आप मेरे प्यारे साथियों जान लेना कि दो शासक थे जिनके मोहर वाले सिक्के और नीरो भी है इनमें शामिल, जिनके सोने और चांदी के सिक्के संगम युग से हमें मिलते हैं। एराग्रीटिक, ये क्या था, एक तरह का मलमल था, मलमल बिल्कुल मुलायम कपड़ा था, एराग्रीटिक, इसको संगम साहित्य में एराग्रीटिक के नाम से जाना जाता है। और सम्राट से जो संगम साहित्य के पांड्य राज्य के शासक थे, उन्होंने दो दूत भेजे थे, पता है किसके पास में, ये अगस्टस के पास में भेजे थे। पांड्य शासक ने व्यापार को बढ़ाने के उपलक्ष्य में, उस समय हमारे साउथ यानी संगम युग के व्यापार को बहुत, रोम से व्यापार कर बहुत अच्छा लाभ मिला था, इसलिए इन्होंने और आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए दूत भी भेज दिए। तो पांड्य शासकों ने दूत भेजे थे, ये चीज आप याद करना। आयात की वस्तुओं की बात करते हैं हम, जो हम आयात करते थे, संगम युग के लोग जो आयात करते थे वो क्या क्या करते थे, सिक्के, सोना, चांदी, पुखराज, कपड़े, सुरमा, सीसा, टिन, तांबा और शराब, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें, छपे हुए वस्त्र भी हैं इनमें, ठीक है, ये वो महत्वपूर्ण चीजें हम आयात करते थे, इनके बारे में भी भाई पेपरों में पूछ सकते हैं। निर्यात की वस्तुओं की बात करते हैं संगम युग से। संगम युग से जो निर्यात की जाती थी वस्तुएं थी काली मिर्च, मोती, हाथी दांत और रेशमी वस्त्र, हीरा, मसाला, सूती वस्त्र आदि। अब इनमें काली मिर्च को यवन प्रिया भी बोला जाता है, जो कि रोमनों को बहुत ज्यादा पसंद थी। मोती, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, हीरा, मसाला और सूती वस्त्र भी, ये चीजें हम निर्यात करते थे, और वो जो ऊपर वाली चीज उन्हें हम आयात करते थे। अरिकामांडू से हमें क्या है, अरिकामांडू को, या फिर ये समझ लीजिए अरिकामांडू सात संगम युग से हमें यवन वस्ती, रोम के सिक्के और एरंटाइन वेयर एम्फोरा, ये क्या है, ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्या क्या चीजें मिली हैं अरिकामांडू से, हमें आपको बताया, ये ऐतिहासिक पुरास्थल भी है, यहां से संगम युग से संबंधित भी और बाकी और शासकों के समय की भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं हमें, जैसे कि यवन बस्ती के साक्ष्य है, रोमन सिक्कों के साक्ष्य है, एरंटाइन वेयर या एम्फोरा के मिट्टी के बर्तन, ये वो मिट्टी के बर्तन हैं, रोमन कांच के टुकड़े, रोमन सिक्कों के टुकड़े, ये यहां से हमें बहुत सी प्रमुख चीजें जो हमें इतिहास में पीछे की जानकारियां जो यहां से मिलती हैं, ये यहां से हमें मिलती हैं। अब हमें इसी के साथ में एक चीज और देखो कि हमें संगम युग से संबंधित, या फिर ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा हटकर जो अपनी समझ से, क्योंकि संगम युग बहुत पहले तक क्या है, पोम्पई नगर पड़ता है देखो इटली में,
यानी संगम युग से संबंधित, या फिर ये समझ लीजिए हमारे इतिहास से संबंधित, क्योंकि बात चल रही है रोम से, रोम और इटली व्यापार की जो बात चले, तो हमें वहां से क्या चीज मिली है, पोम्पई नगर इटली से कुषाण कालीन हाथी दांत की लक्ष्मी की मूर्ति। हो सकता है हाथी दांत की लक्ष्मी की मूर्ति के बारे में पेपरों में पूछ लिया जाए, तो क्या है ये जो दर्शाता है वो ये कि पोम्पई नगर से ये मिली है, जो कि इटली में है, जो कि हमारा रोम, मिस्र और विदेशों से व्यापार को दर्शाता है, प्लस ये कुषाण कालीन है। क्या ये संगम साहित्य नहीं, ये कुषाण कालीन, ये संगम युग की ना बोल के कुषाण कालीन हाथी दांत की लक्ष्मी की मूर्ति है, इसलिए इस पे आप थोड़ा सा अलग से नजर डाल लीजिएगा। बात करते हैं संगम युगीन प्रमुख नगरों की। जो संगम कालीन प्रमुख नगर थे उनके बारे में अब जान लेते हैं। क्या है, पुहार जो कि बंदरगाह तो था और समुद्र तटीय राजधानी किसकी थी, चोलों की। ये याद रखना, ये समुद्र तटीय राजधानी थी चोलों की, पुहार जो कि बंदरगाह है और व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ। ठीक है, बात करते हैं ओरेयूर। ओरेयूर क्या, ये कपड़े का केंद्र था, ये कपड़ों का प्रमुख केंद्र भी था, व्यापारिक केंद्र भी था, और क्या था, द्वीपीय राजधानी थी चोलों की। अब चोलों की देखो, पुहार भी राजधानी हो गई, ओरेयूर भी हो गई, वो तटीय राजधानी, ये द्वीपीय राजधानी। समझ में आया अंतर, समुद्र तटीय राजधानी और द्वीपीय राजधानी चोलों की। मूसरी ये क्या थी, चेर बंदरगाह है, मूसरी चेर बंदरगाह था, और कांची पल्लवों की राजधानी थी, और मुद्रे पांड्यों की राजधानी थी। क्या, मुद्रे पांड्यों की राजधानी थी, और कोरकई पांड्यों की तटीय राजधानी। तटीय राजधानी, एक राजधानी पांड्यों की मुद्रे हो गई और दूसरी राजधानी कोरकई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको संगम युग से संबंधित वर्ण व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य, प्रमुख बंदरगाहें, प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं, किनको किन किन नामों से जाना जाता था, समाज में किनको किन नामों से पुकारा जाता था, ठीक है, और कौन कौन से प्रमुख नगर थे, कौन कौन से प्रमुख बंदरगाहें थे, किन किन से हमारा व्यापार था, और किन से व्यापार के समय किन से हम क्या क्या चीजें लेते थे और क्या क्या चीज आयात या निर्यात करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुरानी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें समझ में आ गई होंगी, जो कि पेपरों में आपको लाभदायक होंगी। धन्यवाद।